ओह माय गॉड! व्हाट अ फ़िल्म! व्हाट अ फ़िल्म! मैंने आज तक इंडियन सिनेमा में या इनफैक्ट वर्ल्ड सिनेमा भी लगा लो, इतनी बेहतरीन स्पाई एस्पियोनाज मूवी नहीं देखी। और ऐसा बहुत रेयर ही होता है इंडियन सिनेमा में कि पार्ट 1 जितना ही अच्छा फ़िल्म का पार्ट 2 भी निकल आए। बहुत सोचने पर मुझे सिर्फ 2 ही फ़िल्म्स याद आती हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर और बाहुबली। और धुरंधर की तरह ही इन फ़िल्म्स के डायरेक्टर्स ने कभी इन फ्रैंचाइज़ीज़ को कैश ग्रैब करने की कोशिश नहीं की, व्हिच शोज़ कि फ़िल्म मेकर्स लाइक एस.एस. राजामौली एंड अनुराग कश्यप क्यों इतने ऑडियंस और सिनेफाइलर्स के बीच सेलिब्रेट किए जाते हैं। शायद उनके लिए फिल्म्स महज प्रोजेक्ट नहीं, उनका पैशन है, तभी शायद वो फिल्म्स एवरग्रीन बन जाती हैं। आई विल काउंटलेस टाइम कांग्रेचुलेट एंड प्रेज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, मिस्टर आदित्य धर। हैट्स ऑफ टू यू सर, यू हैव क्रिएटेड और आई वुड से सेट द गोल्ड स्टैंडर्ड इन स्पाई जॉनरा फिल्म मेकिंग इन इंडियन सिनेमा। फिल्म पे बात शुरू करें तो धुरंधर द रिवेंज भी पार्ट 1 की तरह ही 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। पहले चैप्टर का नाम है द बर्न मेमोरी। जहाँ पिछले पार्ट की कहानी खत्म होती है रहमान डकैत की मौत पे, पार्ट 2 की कहानी आगे वहीं से कंटिन्यू होती है। बट उससे पहले हमें हमजा की पास्ट लाइफ स्टोरी के विजुअल्स दिखाए जाते हैं, जहाँ रणवीर के कैरेक्टर का फिल्म में रियल नाम जसकीरत सिंह रांगी है और अपने बाप दादे की तरह वो भी इंडियन आर्मी में एक सोल्जर है। जहाँ फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस ही उनके फैमिली फोटो के सीन से शुरू होता है और उस फ्रेम में भाई रणवीर की आंखों में और बॉडी लैंग्वेज में जो मासूमियत और इनोसेंस है, उसे देखकर आप सोचने लगोगे कि अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो कि यही आदमी पाकिस्तान में जाकर गदर मचाएगा। और भाई मैं इस फ़िल्म की जितनी भी तारीफ़ करूँ वो शायद कम पड़ेगी। ये फ़िल्म शब्दों की मोहताज नहीं है। लोग इसे भारी नंबर्स में थिएटर्स में देखने जा रहे हैं और इसे रिलीज़ हुए अभी 12 दिन भी नहीं हुए और इसने 1200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड आंकड़ा पार कर लिया है और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये फ़िल्म शायद दंगल के 2000 करोड़ का भी रिकॉर्ड तोड़ दे। खैर, फ़िल्म का पहला टाइटल कार्ड आता है सन 2000 इलाहाबाद का, जहाँ हम जसकीरत और उसके दोस्त पिंडा को यूपी गैंगस्टर अतीफ अहमद, हाँ वही वाला, उसके घर देखते हैं ड्रग्स के सामान की डिलीवरी लेने। वहीं पिंडा अतीफ से कुछ गन्स एंड एम्यूनेशन की डिमांड करता है कि अगर वो भी मुहैया हो जाए तो। जहां वापस पठानकोट लौटते वक्त पिंडा जसकीरत से फिर पूछता है कि क्या यही एक लास्ट ऑप्शन है। उसका कितना अरमान था अपने दोस्त जस्सी को आर्मी यूनिफॉर्म में देखने का, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि इंडियन आर्मी में वो एक रिक्रूटेड सोल्जर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जसकीरत एक शादी वाले घर में घुसता है, जहां वो एमएलए सुखविंदर से पूछता है कि उसकी बहन कहाँ है। और भाई वो उस वक्त इतना चार्ज अप है कि उसके सामने जो भी आ रहा है वो उसे उतनी ब्रूटली असैसिनेट कर रहा है कि इसका एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा कि मेरे साथ वाली सीट पे जो बैठे थे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। और भाई वो पूरा एक्शन सीक्वेंस इतना कमाल का कोरियोग्राफ करा हुआ है आरी आरी सॉन्ग पे कि भाई देखकर मजा आ जाता है। फिर वो एमएलए के लड़के बंटी से पूछता है कि उसकी बहन कहाँ है, जिसे वो गाली देकर बोलता है कि उसकी बड़ी बहन के साथ जो किया वही उसकी छोटी बहन जसलीन के साथ करेंगे। जसकीरत उस मोमेंट में इतना अग्रेशन में होता है कि गोली से उसकी नाक उड़ा देता है। तब उसे बंटी बताता है कि वो टिल्लू पंप में बंद है और उससे माफी मांगता है कि यार अपन बचपन में साथ खेले हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि वो सब एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और जसकीरत उस घर की सराउंडिंग से काफी वाकिफ है। जैसे वो टिल्लू पंप बोलता है तो उसे पता है कि टिल्लू पंप खेतों की तरफ है, पर जसकीरत उस मोमेंट में इतना रेज में है कि वो उसके गोटों पे गोली मारता है जो उसके सर से पार होकर निकलती है। अगले सीन में जब वो टिल्लू पंप में एंटर करता है और अपनी बहन जसलीन को देखता है तो वो सारा अग्रेशन और रेज बदलकर एक इमोशनली सैड मोमेंट में तब्दील हो जाता है। उस पंप हाउस के गेट की खुलने की आवाज से उसकी बहन जसलीन इतनी जोर से चिल्लाती है कि मतलब वो ट्रॉमा उस गेट के खुलने पर किसी के अंदर आने का। पर जब जसलीन जसकीरत को देखती है और वो पूरा मोमेंट भाई इतना इमोशनल है। और अभी तो फ़िल्म को शुरू हुए 15 मिनट भी नहीं हुए और आप इतने इन्वेस्ट हो चुके हो उस पूरे वर्ल्ड में, मेरे तो टिकट के पैसे वहीं वसूल हो गए। जसकीरत एमएलए सुखविंदर के परिवार के 12-15 आदमी मार चुका है। एक सेंस में उसने एमएलए के परिवार की नस्ल ही खत्म कर दी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जसकीरत पर कोर्ट केस चल रहा है, जहां उसकी वकील के थ्रू हमें आइडिया लगता है कि उसकी ट्रेनिंग के दौरान उसके पीछे से एमएलए सुखविंदर और उसके परिवार के 12 आदमियों ने उसके बाप को एक छोटे से लैंड डिस्प्यूट के लिए उसे उसी की ज़मीन पर फांसी पर लटका दिया और उसकी बड़ी बहन का रेप करके उसे वहीं मार दिया और छोटी बहन जसलीन को ब्रूटली रेप करके उसे टिल्लू पंप में बंद कर दिया। ये बैक स्टोरी सुनकर मैं और शायद ऑडियंस में सभी एकदम शॉक हो गए थे और उसके एक्शंस को जस्टिफाइड मान रहे थे। बट जज उसे फांसी की सजा सुना देते हैं। वर्डिक्ट के बाद जब वो अपने परिवार से आखिरी बार मिल रहा होता है तब वो अपनी बहन जसलीन से कहता है कि तुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और अगर ये पिंडा भी अपने बाप की तरह स्मैकिया निकल गया तो शादी करने की इससे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपनी माँ से आखिरी बार मिलता है और इस पूरे मोमेंट में जो बीजीएम है फ्लूट और मंजीरे पे, वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट कवाली कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, जिसको ओरिजिनली लिखा है 19th सेंचुरी के हैदराबाद के नवाब साहिब जंग बहादुर हिल्मी ने, जिसका कवाली वर्जन आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, सung ब्यूटीफुली बाय फरीद अयाज एंड अबू मोहम्मद। इट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कवाली। बाय द वे इसके लिरिक्स फिल्म में हम आलम भाई की मौत के बाद चाय की दुकान पे सुनते हैं, इस पे भी बात करेंगे आगे। पर जेल ले जाने के रास्ते में ही उसकी किडनैपिंग हो जाती है। एंड एनी गेसेस कि वो किडनैपिंग किसने कराई होगी? एंड यस, आई वुड से यू गेस्ड इट राइट।
अजय सान्याल के कैरेक्टर ने ही उसकी किडनैपिंग करवाई थी, प्लेड बाय आर माधवन, ताकि वो उसे अपने ऑपरेशन के लिए उसे ट्रेन कर सके, जिसके लिए जसकीरत एकदम एक्यूरेट चॉइस है। पहले तो जसकीरत यह बोलकर मना कर देता है कि मेरी एक माँ को तो यह सिस्टम इंसाफ नहीं दे पाया, तो मैं अपनी दूसरी माँ की कैसे सेवा करूँ। अगर देश के लिए शहीद होता तो माँ को हर महीने भारत सरकार मुआवजा देती। तब अजय सान्याल गुरु गोविंद सिंह जी के शब्द बोलते हैं और कहते हैं कि बलिदान परमो धर्मा, और अजय सान्याल उसे आश्वासन देते हैं कि तुम्हारी माँ और बहन को भारत सरकार हर महीने 30,000 रुपये मुआवजे के देगी, जिससे वो अपना गुजर बसर कर सकें। इस बात की कंफर्मेशन के साथ ही जसकीरत इस ऑपरेशन के लिए एग्री कर जाता है। इसकी ट्रेनिंग के सीक्वेंसेस हमें एकदम लास्ट में दिखाए जाते हैं और वहाँ पे डेस्टिनी सॉन्ग को दोबारा यूज़ करा गया है। इस पर भी मैं आगे बात करूंगा। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद सान्याल जसकीरत को एक लास्ट ब्रीफिंग देते हुए कहते हैं कि हमजा नाम का मतलब होता है बब्बर शेर। तुम्हें उस जंगल में सिर्फ शिकार नहीं करना, उस जंगल पे राज करना है, जिसके लिए तुम्हारे पास एक ही औजार है, नज़र और सब्र। और वो उससे कहते हैं कि वहाँ हमारा एक हैंडलर होगा जो सारे स्पाइस को कोऑर्डिनेट करेगा, जिससे तुम शायद कभी मिलोगे भी नहीं, पर वो तुम्हारे पास होगा अगर तुम किसी ट्रबल में फंस जाते हो। फिर जसकीरत इंडिया से अफगानिस्तान की फ़्लाइट लेकर एक होटल में स्टे करता है, जहाँ उसको आलम नाम के आदमी की डिटेल मिलती है, जिससे वो लियारी में मिलेगा। और वहीं वो अपनी फैमिली के साथ की लास्ट फोटो अपने इंडियन पासपोर्ट के साथ जला देता है और फेक पासपोर्ट और आइडेंटिटी के साथ पाकिस्तान में एंट्री कर लेता है। वो यह पूरी फ्लैशबैक की स्टोरी आलम भाई को उस चाय की दुकान पर बताता है और कहता है कि रहमान को मारकर उस दिन जसकीरत भी मर गया और हमजा पैदा हुआ। फिर वो आलम भाई से पूछता है कि आलम भाई आप कहाँ से हो। यह कहकर वह बात टाल देते हैं कि आज तेरा दिन था, जिस दिन मेरा दिन भर जाएगा उस दिन बताऊंगा। और इसी सीन के साथ चैप्टर 1 खत्म होता है और स्टार्ट होता है चैप्टर 2 द लूसीफर। उसके बाद अगले सीन में हम मेजर इकबाल और एसपी असलम को एक साथ देखते हैं, जहां इकबाल एसपी से पूछता है कि तुमने रहमान को क्यों मारा, जिसमें वो बड़े साहब का एक्सक्यूज़ देता है कि उनके दोस्त का लैंड डिस्प्यूट था रहमान के आदमी के साथ वगैरह वगैरह, जिस पे इकबाल एसपी को वार्निंग देता है कि ऐसा अगली बार कुछ करने से पहले हमसे पूछ लेना। जिसमें हम देखते हैं कि इकबाल के कहने पर साजिद मीर एक सिख फैमिली को जिंदा जला देता है एक दुकान के लिए जो जहूर मिस्त्री को चाहिए होती है, जिसके लिए वो झूठी अफवाह फैला देता है कि सिख परिवार ने कुरान जलाकर बेअदबी कर दी और उस पर ब्लास्फेमी का थप्पा लगा दिया। विच शोज कि इकबाल जैसे लोग अपने ही धर्म की बेअदबी करा सकते हैं अपने लालच और अपने फायदे के लिए। अगले ही फ्रेम में हम रहमान डकैत के क्रिमेशन का सीन देखते हैं, जहां रहमान की वाइफ उल्फत हमजा को एक जोरदार तमाचा रख के देती है। भाई सौम्या टंडन का सही है, पार्ट 1 में अक्षय खन्ना को चाटा मारती है और पार्ट 2 में रणवीर को। कहीं सौम्या जी के चाटा मारने से तो फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसिंग नहीं जा रही। फिर तो ऐसा हो जाएगा कि सौम्या जी जिस भी फिल्म में होंगी उस फिल्म के मेन एक्टर को एक तो चाटा खाना पड़ेगा ताकि उनकी फिल्म 1000 करोड़ कमा पाए। उसी सीन में हम आगे देखते हैं कि अरशद पप्पू फिलहाल के लिए लियारी पे कब्जा जमा चुका है और उज़ैर को एसपी असलम का कटा हुआ सर चाहिए, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसके भाई रहमान को अभी उसी ने मारा है। पर हमजा उसे समझाता है कि एसपी तो खाली मोहरा है, मरवाया तो उसको अरशद पप्पू ने है। और इस बात की पुष्टि उस वक्त रिजवान आकर करता है, जो अरशद पप्पू की गैंग का मेंबर होता है। उसके बाद उज़ैर और पप्पू में चूहे बिल्ली का हाइड एंड सीक खेल चलता है और फिर हमजा अपने लड़कों से कहता है कि जला दो पूरी लियारी। और पूरा वो फायरबॉल से मारने वाला सीन, शटर से फेस क्रश करने वाला शॉट और वो सारे फाइट सीक्वेंसेस जो हम ट्रेलर में ऑलरेडी देख चुके हैं। और इस मोमेंट में मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इन्होंने ऑलमोस्ट सारे एक्शन सीक्वेंसेस तो इसी वक्त दिखा दिए, तो बाद में सेकंड हाफ के लिए कुछ रखा है या नहीं। फिर जो उज़ैर पप्पू की गर्दन बीच बाजार में काटकर फुटबॉल खेलता है और मैं देखता हूँ कि थिएटर में ऑडियंस हूटिंग कर रही है। पर पूरी फिल्म में हर छोटे बड़े कैरेक्टर के लिए शाइनिंग मोमेंट्स हैं, चाहे वो उज़ैर हो, उमार हो, आलम भाई हो, या इकबाल का बाप लेफ्टिनेंट जहांगीर हो, या फिर जसकीरत का दोस्त पिंडा। अभी आएंगे उस पर भी, सब पे धीरे धीरे बात करेंगे। अरशद पप्पू की गर्दन से फुटबॉल खेलने का वीडियो हमजा चुपके से रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल देता है, जिसकी खबर जब जरदारी साहब को लगती है, जो कि पीपीपी पार्टी के लीडर हैं। वो एसपी असलम और मेजर इकबाल के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि मीडिया का ध्यान उन पर से डाइवर्ट करके उज़ैर को जेल में मरवा देते हैं और बलोच यूनाइटेड फोर्स के 3-4 लड़कों को टेररिस्ट करार करके उनका इनकाउंटर कर देते हैं, जिनमें एक शरानी का पोता भी होता है। एसपी असलम उन लड़कों को कॉलेज से उठाता है और इंटेरोगेशन के नाम पे उनका इनकाउंटर कर देता है। इस बात की खबर जब जमाली हमजा को देता है तो हमजा कहता है कि सियासत का चक्का अब घूमने वाला है, क्योंकि जरदारी ने पीएसी को, जो कि रहमान की पार्टी थी, और लियारी को अपने 10% वोट के लिए पकड़ रखा था और आज उसी लियारी की उन्होंने ये हालत कर दी है। तो वह जमाली और खनानी को मुस्लिम मूवमेंट पार्टी के लीडर नवाब शफीक से हाथ मिलाने को कहता है कि इस इलेक्शन में पीपीपी की जीत नामुमकिन है, इसलिए वो अपनी अलायंस अब एमएमपी से जोड़े। कट टू नेक्स्ट सीन में हम हमजा को नवाब शफीक के साथ देखते हैं, जो कि 2013 के पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नवाब शरीफ के कैरेक्टर पर बेस्ड है। और भाई साहब इतनी रिजेम्बलेंस, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि दो पर्सनैलिटीज इतनी सिमिलर, पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा रियल है और कौन सा रील। वहीं 2014 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी शपथ लेते दिखते हैं और यहीं से चैप्टर 3 की शुरुआत होती है, घोस्ट फ्रॉम द पास्ट।
विच एक्चुअली इज़ द मोस्ट क्रूशियल चैप्टर आई वुड से, क्योंकि यहीं हमें बड़े साहब कौन हैं इसके बारे में पता लगता है, और वो और कोई नहीं बल्कि 1993 मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम दिखाया है। और साथ ही जसकीरत का दोस्त पिंडा, उसका भी री इंट्रोडक्शन कराया है, जो आज अपने स्मैके बाप का ड्रग्स का बिजनेस टेक ओवर कर चुका है, जिसे हमजा उसे कराची एयरपोर्ट पे देख के एकदम शॉक हो जाता है, जो कि इंडिया से पाकिस्तान आया है मेजर इकबाल खनानी और सभी सिंडिकेट के मेंबर्स से ड्रग्स की डील साइन करने। वहीं हमें जहूर मिस्त्री के कैरेक्टर का री इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, जिसे हमने धुरंधर 2 के ट्रेलर में भी देखा था, जो सान्याल से कहता है कि हिंदू बड़ी डरपोक कौम है। इकबाल पिंडा के साथ ड्रग्स की डील 12 करोड़ में डन करता है और शाम की पार्टी में हमजा आलम भाई से पिंडा पे नजर रखने के लिए कहता है। वहीं एकदम से जमील साहब आ जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि किस पे नजर रखने की बात हो रही है। भाई जमील साहब तो सबसे बड़े खिलाड़ी निकले, करेंगे बात इन पे भी आगे। फिर पिंडा हमजा को वॉशरूम के लिए पूछता है और वो उसे इंसिस्ट करता है साथ चलने के लिए। वहीं एकदम से पिंडा हमजा से एक ही सवाल अचानक से पूछता है कि घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? और भाई हमजा के चेहरे का जो रंग उठता है ये सुनकर। इसी तगड़े नोट पे फिल्म का इंटरवल हो जाता है। फिल्म के सेकंड हाफ की शुरुआत उसी सीन के साथ कंटिन्यूएशन में होती है, जब पिंडा बताता है कि उसने उसे एयरपोर्ट पे ही पहचान लिया था और वह उससे पूछता है कि क्या उसे कभी अपनी माँ और बहन की याद नहीं आई। वो पूरी कहानी का सर्कल समझ जाता है कि हर महीने उसकी माँ के अकाउंट में पीपीएफ के पैसे कैसे आ रहे हैं। हमजा उसे समझाता है कि तू ये डील ना कर, और उस मोमेंट में वो ड्रग्स में इतना हाई होता है कि हमजा उसे एक मॉन्स्टर लगने लगता है। पिंडा उसे मारने आता है कि उनकी लड़ाई में हमजा की घड़ी उसकी पॉकेट से गिर जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंटली पिंडा उस पे स्लिप होकर बाथटब से टकराकर वहीं मर जाता है। हमजा जब बाहर आता है और दारू पीकर नाचने लगता है कि अचानक से गोली के 2 बार चलने की आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही सब आलम को पिंडा के साथ देखते हैं, हमजा तुरंत वहां आता है और दूसरे साइड पे यलीना और जमील साहब हमजा के कान के पास खून नोटिस करते हैं। यलीना को शक हो जाता है कि पिंडा को शायद हमजा ने ही मारा है, और जमील साहब क्यों चुप रहते हैं वो भी एक बड़ा तगड़ा ट्विस्ट है। हमजा आलम के ऊपर 3-4 गोली दाग देता है और यहीं आदित्य धर की एक और पीक डिटेलिंग नोटिस होती है, जब हमजा कहता है कि जला दो इनकी लाशें, विच सिग्निफाइज कि हिंदू एंड सिख रिलीजन में डेथ होने पर उनकी बॉडी को जलाया जाता है ताकि दोनों की लास्ट राइट्स एज पर देयर रिलीजन हो। हमजा इतना गिल्ट महसूस करता है उस मोमेंट में, जहाँ वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। वो उस चाय शॉप पे जाता है जहाँ वो और आलम भाई अक्सर नमक वाली चाय पिया करते थे, जिसे हमजा मन मारकर पिया करता था। और उसी मोमेंट में जुबिन नौटियाल की आवाज़ में कन्हैया याद है कुछ भी हमारी गाना बजता है, और भाई कितना हैवी इमोशनल मोमेंट होता है वो। हमजा एक कप आलम भाई की साइड वाली खाली चेयर की तरफ बढ़ाता है और अपनी चाय का गिलास इस बार एक घूंट में ही पी जाता है। कट टू नेक्स्ट सीन में हम एसपी असलम और उसके सबॉर्डिनेट ओमार को हमजा के ऊपर डाउट करते देखते हैं, जिसमें एसपी असलम ओमार को ऑर्डर्स देता है आलम की दुकान की तलाशी करने का, जिसे यलीना सुन लेती है और उसके हाथ हमजा की डायरी लगती है, जिसमें रहमान डकैत, मेजर इकबाल, साजिद मीर, भुट्टोवी, चीमा और मिस्त्री जैसे बाकी सभी टेररिस्ट के नामों की लिस्ट मिलती है, जिसमें उसने जाता है शरानी से मिलने और वहाँ उसे बताता है कि एसपी असलम ने ही पहले रहमान भाई को मारा, फिर आपके नाती को। अब इससे पहले कि वो किसी अगले निर्दोष बलोच बच्चे को मारे, आप उसे खत्म कर दो। हमजा एसपी असलम की फील्डिंग सेट करवाकर अपने ऊपर जो इंडियन स्पाई का डाउट था सबसे पहले वो क्लियर करता है, और इस पूरे सीन में जो बैकग्राउंड में तमा तमा सॉन्ग बजता है वो पूरे सीक्वेंस में एक जान डाल देता है, मतलब काफ़ी कूल बना देता है। और इसी के साथ चैप्टर 4 खत्म होकर चैप्टर 5 स्टार्ट होता है, दी अननोन मैन। और इसकी शुरुआत होती है हमजा के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीक्वेंस से, जहां वो अजय सान्याल और बंसल को ये इंटेल देता है कि नेपाल के रास्ते यूपी तक 60,000 करोड़ रुपए की फेक करेंसी का कंसाइनमेंट अतीफ अहमद के थ्रू पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए सान्याल पीएमओ से ऑपरेशन ग्रीन लीफ को ग्रीनलाइट करने का सुझाव देता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये 2016 में हुई डीमोनेटाइजेशन वाले इवेंट से है, जिसका रिजल्ट फिल्म में ये दिखाया गया है कि खनानी ने जो 60,000 करोड़ रुपए का लोन दाऊद से लिया था, उसके चलते वो बैंकरप्ट हो गया। और फिल्म में ये दिखाया गया है कि कैसे पर्टिकुलर एक चाय वाले ने उनके प्लान्स को ध्वस्त कर दिया। फॉर एग्जांपल, अतीफ अहमद का कैरेक्टर मेजर इकबाल से फोन पर कहता है कि एक चाय वाले ने उनके पूरे नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो कहता भी है कि अब यूपी गया उनके हाथ से। और फिर पुलिस कस्टडी में जब उसे जेल ले जा रहे होते हैं तो कुछ गुंडे मीडिया रिपोर्टर्स की आड़ में उसको शॉट डाउन कर जाते हैं लाइव टेलीकास्ट पे, जिसकी फुटेज हमने पिछले 2 साल पहले ही एकदम हूबहू सीन टू सीन देख रखी है। और मैं इस मोमेंट में एक स्पेशल शाउट आउट देना चाहूंगा टू कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को, कि भाई कितनी एक्यूरेट कास्टिंग करी है सभी कैरेक्टर्स की, चाहे वो अजय सान्याल हो, इकबाल हो, जरदारी हो, नवाब शफीक हो। ओ माय गॉड, इतना एक्यूरेट था वो। एसपी असलम, अतीफ अहमद या फिर आईएसआई का लेफ्टिनेंट जनरल हसन हो। इसकी ब्रीफ इंट्रो असलम के फ्यूनरल पे हो चुकी है, पर इसका रोल अभी आगे आएगा। इसकी भी कास्टिंग एकदम एक्यूरेट हुई है, अगर आपने ये मीम देखा होगा तो। हमजा खनानी को उसकी फैक्ट्री पर अकेले मिलने को कहता है, जहां हमजा उसे टेरेस से नीचे धक्का देकर मार देता है ताकि उसकी मौत एक सुसाइड एंगल ज्यादा लगे, ना कि एक मर्डर, और वो उसकी पूरी फैक्ट्री में आग लगा देता है।
उसके बाद हम यामी गौतम का कैमियो नोटिस करते हैं, जहाँ वो एक हॉस्पिटल नर्स शाज़िया बानो, जो कि उनकी पिछली फ़िल्म हक में उनके कैरेक्टर का नाम था, और वो अब्दुल रहमान मक्की को पॉइज़नस इंजेक्शन लगाने आती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल था टेरर फाइनेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हम फ़िल्म में उन सभी टेररिस्ट की किलिंग्स नोटिस करते हैं, जो कहीं न कहीं शामिल थे इंडिया में हुए आतंकी हमलों में। सेकंड किलिंग हम देखते हैं सैयद खालिद रज़ा की, जो अल बदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन का कमांडर था, जो कि रिस्पॉन्सिबल था कुपवारा अटैक में। उसके बाद अमरजीत सिंह, ये बंदा क्लोज एड था हाफिज सईद का, एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस बॉर्डर नारकोटिक स्मगलिंग। उसके बाद नंबर आता है मोहम्मद रियाज, जो कि चीफ था इंडियन मुजाहिदीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि रिस्पॉन्सिबल था जयपुर ब्लास्ट के लिए। देन रियाज अहमद अलियास अबू कासिम, लश्कर तैयबा का कमांडर, रिस्पॉन्सिबल फॉर रजौरी अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर। दाऊद मलिक, लश्कर जब्बार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर, रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक ऑन इंडियन एम्बेसी इन अफगानिस्तान। ऐसे कई सारे टेररिस्ट का खात्मा हमजा प्रूफ समेत सानियल की इंटेल तक पहुंचाता है। इन सब किलिंग से बुरी तरह घबराकर अब्दुल भुट्टोवी हमजा को कॉल करके एडवाइस मांगता है, तो वो उसे लाहौर की शेखोपुरा जेल में कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होने की सलाह देता है। वहीं उससे मिलने के बहाने वो उसे इंजेक्शन देकर मार देता है, और यही बंदा लश्कर तैयबा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर था, जो कि मास्टरमाइंड था 26/11 मुंबई अटैक का। और सबसे लास्ट और सबसे मजेदार किलिंग हम देखते हैं जहूर मिस्त्री की, जो बंदा ट्रेलर में सान्याल से कहता है कि हिंदू बड़ी डरपोक कौम है। इसकी मौत ऑडियंस और सान्याल के लिए भी एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन थी। ये सारी किलिंग सुनकर इकबाल हमजा को फ़ोन करके दाऊद से मिलने की टाइमिंग सेट करता है कि अब आगे क्या करना है। दाऊद को मारने के लिए हमजा डी मिथाइल मरकरी जैसे पॉइजन का इस्तेमाल करता है, जो बॉडी टच के साथ न्यूरॉन्स में एंटर करता है और धीरे धीरे किडनी, लीवर जैसे ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। मगर वो जैसे ही दाऊद से हाथ मिलाने वाला होता है, नर्स उसका हाथ एकदम से हटा देती है ताकि वो उसे ऑक्सीजन मास्क पहना सके। केस की छानबीन करने पर उमार को कुछ भी सबूत नहीं मिलता हमजा के खिलाफ, तो वो हमजा की एब्सेंस में यलीना से उसके बेटे पे गन पॉइंट पे ये पूछता है कि क्या हमजा एक इंडियन एजेंट है, और वो हाँ कर देती है। ये न्यूज़ उमार तुरंत ही मेजर इकबाल को बताता है, जिसको सुनकर वो ये सारी कड़ी जोड़ लेता है और गुस्से में अपने बाप लेफ्टिनेंट जहांगीर को बाथटब में डुबाकर मार देता है। और इस बंदे की जुबान का हर लफ्ज़ बिना गाली का होता ही नहीं है। उसकी कास्टिंग भी ऐसी ही हुई होगी फिल्म में कि उसने डायरेक्टर से पूछा होगा कि सर मेरे डायलॉग्स क्या रहेंगे, तो आदित्य धर ने बोला होगा कि भाई जितनी भी गालियाँ आती हैं वो सब अपने बेटे इकबाल को बकनी है। उसी वक्त हमें फ्लैशबैक के सीक्वेंस में दिखाया जाता है कि हमजा शरानी को बीयूएफ के ऊपर हुए हमलों पर जवाबी रिस्पॉन्स में उनसे मुनीरके के मदरसे पर अटैक करवाता है और उन असलों के सामान में टाइम टिकिंग बॉम्ब लगा देता है, जिसके धमाके से मदरसे के तहखानों में सारे ट्रेन टेररिस्ट और मिलिटेंट एक साथ मारे जाते हैं। और वो शरानी से रेंजर्स की यूनिफॉर्म में आने को कहता है ताकि उन पे किसी का शक न जाए कि ये बीयूएफ के अटैकर्स हैं। धमाके से पूरे मदरसे की छत नीचे गिर जाती है। हमजा को कोई आइडिया नहीं है कि उसके इंडियन स्पाई होने की खबर मेजर इकबाल को पड़ चुकी है। वो इकबाल के कहने पर असला और बॉम्ब लेकर इकबाल के मुनीरके वाले मदरसे पर पहुंचता है। वहां इकबाल हमजा को नाइफ से चेस्ट पे स्टैब करता है, और पहले तो हमजा साजिद मीर और आजम चीमा की फील्डिंग सेट करता है, फिर इकबाल और हमजा में हैंड टू हैंड कॉम्बैट के सीक्वेंसेस हैं। और वहीं मदरसे के बाहर इकबाल के मिलिटेंट्स और रिजवान के साथ शरानी के लड़के रेंजर्स की यूनिफॉर्म में एक दूसरे पर अटैक करते हैं। नेक्स्ट फ्रेम में हमजा इकबाल को मदरसे के बाहर कराची की सड़कों पर चेस करता है, जहां इकबाल उसे कॉर्नर डाउन करता है और फिर लोहे की जंजीर से हमजा का चेहरा भींच देता है और उसे जंजीर से घसीटते हुए रेलवे ट्रैक पे स्टेशन कैरोसिन के कोचेज़ में इकबाल को डालकर और उन कोचेज़ में आग लगाकर उसे ब्लास्ट कर देता है। और अगर आपको लग रहा हो कि ये सीजीआई है, तो ये एक्चुअल फिल्म के लिए ब्लास्ट करवाया गया था। इकबाल को निपटाकर हमजा यलीना को कॉल करता है और बताता है कि वो ठीक है, और मतलब वो इतना इमोशनली हैवी सीन है, और जो परफॉर्मेंस डिलीवर करी है सारा अर्जुन ने इस सीन में, आई डोंट थिंक कि कोई और नेपो स्टार किड वो पुल कर पाता। और मैं कोई रेज बेट करने के लिए नहीं बोल रहा, बल्कि ऐसे ले लो कि मैं किसी और को ये इमोशनली ग्रेविटास वाला सीन करते हुए नहीं इमेजिन कर पा रहा। हमजा यलीना से पूछता है कि क्या वो उसका असली नाम जानना चाहती है। उस मोमेंट में वो उसे अपना असली नाम बताता है। कट टू सामने उमार खड़ा है लियारी की पुलिस फोर्स लेकर, जहां हमजा अपने आप को सरेंडर कर देता है, और उससे भी पहले वो अपनी डायरी, जिसमें उसने सभी टेररिस्ट की डिटेल्स और नाम लिखे थे, वो रिजवान को हैंडओवर कर चुका होता है। यूजुअली टेम्पलेट फॉलो करने वाली फिल्मों में इस मोमेंट तक आते आते अपना हीरो अपने देश वापस निकल चुका होता है, पर यहाँ उमार हमजा को जंजीर से मारकर एकदम खूनम खून कर देता है, उसकी पैंट में करंट के शॉक्स देना शुरू कर देता है। उतने में ही वहाँ आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल हसन को अननोन नंबर से अजय सान्याल कॉल करते हैं और हसन को कहते हैं कि उनके एसेट यानी कि जसकीरत को मरगला हिल्स वाली सड़क पर छोड़ दें, ताकि वहां से वो थोड़ी देर के लिए फ्लाइट लैंड कराकर वहां से इंडिया वापस ला सके।
हसन अजय सान्याल को बोलता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता और अब इस पाई से वो सारी इंटर निकलवाएगा। तो अजय सान्याल उससे कहता है कि तुम जितना भी जोर लगा लो वो एक शब्द नहीं बोलेगा। और सान्याल हसन को बोलता है कि तुम्हारे नंबर पे एक वीडियो आएगी जिसे देखकर तुम्हारी जुबान ही नहीं तुम्हारे पैर भी लड़खड़ाएंगे। और जब हसन वो वीडियो प्ले करता है और देखता है कि उसने जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर कोड्स इसराइल को बेचे थे वो वीडियो है, और अगर ये वीडियो पब्लिक में आ गई तो पब्लिक उसको नंगा करके दौड़ा कर मारेगी। और भाई जो बैकग्राउंड में बोनी एम का रास्पुटिन गाना बजता है एक नंबर। और इस स्क्रिप्ट के सीन्स आजकल इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं, और जिस बंदे पर आईएसआई लेफ्टिनेंट हसन का कैरेक्टर बेस्ड है वो और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान का करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। इन दोनों क्लिप्स के सीन्स में पता ही नहीं लग रहा कि कौन रियल है और कौन रील। वो लोग जसकीरत को मरगला हिल्स की सड़क पर छोड़ देते हैं और भाई रणवीर सिंह पूरा खून से लथपथ है, बंदे से ठीक से चला नहीं जा रहा, शरीर पर एक कपड़ा नहीं। वहीं पीछे से एक गाड़ी आती है और उसके आगे रुककर गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है। पहले वो बैठता है, गाड़ी में बिल्कुल अंधेरा है, और 2 सेकंड बाद जब लाइट जलती है तो भाई बंदा क्या देखता है, जमील जमाली उसके सामने बैठा है। हमजा 2 सेकंड उसको देखने के बाद सान्याल की बात को ध्यान में लाता है जब वो जसकीरत को ये बताता है कि तुम्हारे ऊपर भी एक हैंडलर बैठा होगा जो सभी एजेंट्स को कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा, जिससे तुम शायद कभी मिलोगे भी नहीं, लेकिन व्हेन यू विल बी इन ट्रबल ही विल बी देयर टू हेल्प यू। और भाई मैं उस मोमेंट में हंस भी रहा हूँ और जमील जमाली के सारे इवेंट्स की पूरी कनेक्शन भी बिठा रहा हूँ। क्यों जमील साहब ने यलीना का फ़ोन हमजा के पास फेंका था, क्यों फर्स्ट सीन में जमील गाड़ी में बैठने के बाद हमजा को देखता है, क्यों पिंडा से फाइट के बाद जो हमजा के कानों से खून आता है वो क्यों नहीं कुछ बोलता, और क्यों उसने अपनी बेटी यलीना से लास्ट कॉल पे बात करने के बाद अपनी इंडियन स्पाई की आइडेंटिटी उसके लिए रिवील की। तो मतलब यलीना हमजा पे खामखा ही गुस्सा कर रही थी कि तुम मेरे देश में क्यों घुसे। एक्चुअली वो खुद भी इंडियन ही निकली, बाप हिंदुस्तानी पति हिंदुस्तानी, तो टेक्निकली वो भी इंडियन ही हुई। जब हमजा एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहा होता है तो वो यलीना और जायन के लिए भी पूछता है, जिसपे जमील उससे कहता है कि तू अब उन्हें भूल जा। इसी के साथ अपना जसकीरत सिंह रांगी इंडिया वापस आ जाता है और अजय सान्याल को पूरी ब्रीफिंग देने के बाद सान्याल उससे कहता है यू डिड गुड। वो होटल में जाता है जहां वो सिगरेट की डब्बी को क्रश करके उसके पैकेट में आग लगा देता है, और यलीना और जायन के साथ के आखिरी फोटो को भी वो उस आग में झोंक देता है। और भाई कितना इमोशनल मोमेंट हो जाता है वो जसकीरत के लिए कि उसकी 20 साल की झूठी जिंदगी में बने सच्चे रिश्तों का अब उसकी जिंदगी में कोई रोल नहीं हो सकता, पर इसकी भी एक हैप्पी एंडिंग हो सकती है। मैं बताता हूँ क्यों। आदित्य धर अपनी हर फिल्म में अपनी नेक्स्ट फिल्म से रिलेटेड कोई ना कोई हिंट जरूर ड्रॉप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उरी में रैथ ऑफ गॉड का जिक्र परेश रावल का कैरेक्टर भारद्वाज करता है, जिसकी झलक हम धुरंधर में कीर्ति कुल्हारी के कैरेक्टर के हस्बैंड का नाम जसकीरत सिंह रांगी होता है। पहले काफी लोगों को लग रहा था कि शायद ये उरी से आगे कनेक्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं होता, पर इस नाम के ऊपर ही आदित्य धर ने एक पूरा कैरेक्टर ही बेस्ड कर दिया। सेम धुरंधर 2 में क्लाइमेक्स से पहले एक सीन आता है जहां हमजा यलीना से कहता है कि तुम्हारा और जायन का पासपोर्ट है, आगे तुम मुझे वैंकूवर कनाडा में मिलना। ये हिंट ड्रॉप करके आदित्य धर ने काफी पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी है कि अगर वो 4-5 सालों में धुरंधर 3 बनाए तो कनाडा में पूरे खालिस्तानी मूवमेंट से रिलेटेड एक स्टोरी वहां पे भी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जसकीरत सान्याल को बिना बताए दिल्ली से पठानकोट निकल पड़ता है, जिस पर सान्याल उसे नहीं रोकता। जसकीरत ने इस बार पग बांध रखा है, उसकी बॉडी पूरी तरह ब्रूस्ड है, जख्मों के ताजा होने का प्रूफ है कि वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। प्लस इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि जब वो पठानकोट छोड़ा होगा तो उसकी उम्र शायद 20-22 साल रही होगी, वहीं आज उस वक्फे को 20 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो मतलब वो आज एक 40-42 साल का आदमी है। वो ट्रेन में बैठता है और उसके सामने एक माँ और बच्चा बैठे हैं, जो कि ये सिनेरियो आदित्य धर इससे पहले भी 2 बार और क्रिएट करते हैं। जब वो पार्ट 1 में अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाता है बस में, और उसके बाद पार्ट 2 की स्टार्टिंग में जब वो पिंडा के साथ ड्रग्स लेने इलाहाबाद जाता है तब। खैर वो पठानकोट रेलवे स्टेशन से अपने पिंड की ओर ऑटो में जाता है और उस एमएलए सुखविंदर की हवेली को देखकर सोचता है उसके साथ हुए उन सारे पास्ट के हॉरिफाइंग इवेंट्स को। ऑटो आगे उसके घर की तरफ रुकता है जहां वो सामने देखता है अपनी माँ को जो आंगन में झाड़ू लगा रही है, उसकी बहन जो छत पर कुछ काम कर रही है, उसके बच्चे नीचे खेल रहे हैं, उसकी आंखों में आंसू छलकने को तैयार हैं। वो उनको देखकर मुस्कुराता है और धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ता है जहां वो चाहता है कि उसकी माँ उसे बस एक बार देख ले। वो बस अपनी माँ और अपनी बहन से मिलना चाहता है। इतने साल उसने उनको कितना याद किया, अपने आप को कितना बेसहाय समझा होगा कि जीते जी वो उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। उतने में उसकी माँ की नज़रें हल्की सी ऊपर होते ही उस बच्चे की तरफ एकत्रित हो जाती है जहाँ शायद अब जसकीरत की ज़रूरत नहीं। वो दरवाजे बंद करके अंदर चली जाती है, ये देखे बिना कि शायद जो सामने खड़ा है वो कोई अपना हो। उन्होंने भी शायद उसके बिना रहना अब सीख लिया। उसका उनकी ज़िंदगी में वापस जाना एक खलबली, एक खींच पैदा कर देगा, क्योंकि वो भी अब पहले वाला जसकीरत कहाँ रहा। उसे तो वो इन 20 सालों में कब का मार चुका है, और ना ही अब वो हमजा रहा। जसकीरत अपने घर की तरफ देखता है और फिर अपने पीछे के रास्ते की ओर देखता है, और वो आखिरी बार अपने डिसीजन से होने वाले आफ्टर इफेक्ट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक और बार रीवैल्यू करता है, और फिर हमारी आंखों में देखता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी जगह होते तो क्या चूज़ करते।
और इस पूरे 5 मिनट के सीक्वेंस में अरिजीत सिंह के फिर से सॉन्ग के वोकल्स किसी मैजिक से कम नहीं। इस सीन के बाद फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि जसकीरत की सिलेक्शन हो गई है ऑपरेशन धुरंधर के लिए, जहां हमें उसकी ट्रेनिंग के मोन्टाजेस दिखाए जाते हैं जिसमें उसे मिशन की इन डेप्थ डिटेल्स बताई जाती हैं। हैंड टू हैंड फाइटिंग कॉम्बैट्स के सीन्स दिखाए जाते हैं, साथ ही अंडर वाटर अपने माइंड और बॉडी के कनेक्शन पे फोकस दिखाता है। साथ ही साथ लैंग्वेजेस जैसे कि उर्दू, पश्तो, बलोची, फारसी जैसी भाषाओं पर पकड़, साथ ही कुरान की नॉलेज, यहाँ तक कि उसका खतना तक कराया जाता है। ये इंटेंस ट्रेनिंग उसकी 2 साल चलती है, जिसके बाद वो रेडी है पाकिस्तान में एंट्री के लिए। उसके बाद भी आदित्य धर ने एंड क्रेडिट सीन डाला है, जो लास्ट के क्रेडिट रोल्स के बाद दिखाया जाता है। अक्सर ऐसा हॉलीवुड की फिल्म्स करती हैं, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। बस इतना ही है कि उमर आईएसआई लेफ्टिनेंट हसन को हमजा को रिहा करने की बात पे टोकता है और उसकी ये खबर वो असेंबली तक पहुँचाने की बात करता है कि इन्होंने एक इंडियन स्पाई को वापस इंडिया के हवाले कर दिया, जिसपे हसन उसे पागल खाने में डलवा देता है। बस इतना ही है और इस सीन के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। और मैं आदित्य धर के लिए कहना चाहूँगा कि सर, यू आर द रियल मास्टर ऑफ पीक डिटेलिंग एंड बिलीव मी सर, यू हैव क्रिएटेड अ मास्टरपीस। हिंदी सिनेमा पर चर्चा हमेशा अधूरी रहेगी बिना धुरंधर पर बात करे। और मेरे लिए ये फिल्म इंडियन सिनेमा इंक्लूडिंग ऑल लैंग्वेजेस की ऑल टाइम टॉप 20 फिल्म की लिस्ट में शुमार हो चुकी है। और किसी भी सिनेफाइलर, रिव्यूअर या क्रिटिक द्वारा इस फिल्म को इग्नोर करना मैं उसका बायस्ड ओपिनियन मानूंगा। और फिल्म में मुझे सभी एक्टर्स का काम बहुत पसंद आया। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि रणवीर सिंह, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यू डिड वंडर्स। यू आर द बेस्ट एक्टर इंडिया कुड एवर विटनेस इन द नेक्स्ट 200 ईयर्स। यू लिव्ड हमजा एंड जसकीरत इन यू। इंडिया इज़ प्राउड दैट यू आर हिज सुपरस्टार। इस फिल्म की म्यूजिक एल्बम पे बात करें तो मुझे नहीं पता कि लास्ट कौन सी बॉलीवुड फिल्म थी जिसके सारे गाने इतने बैंगर्स थे। कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि धुरंधर पार्ट 1 का म्यूजिक इज मच मोर फन एज कम्पेयर टू पार्ट 2's एल्बम। फिल्म रिलीज से एक दिन पहले जब इसकी म्यूजिक एल्बम को रिलीज करा था, तब से लेके अभी तक मेरी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट में सिर्फ धुरंधर 2 के ही गाने बज रहे हैं, लाइक शाउट आउट टू शाश्वत सचदेव। और ये पॉइंट भी काफ़ी वैलिड है कि अब वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों में ऑडियंस क्यों ही दिलचस्पी लेगी, क्योंकि उन्होंने तो अब धुरंधर जैसी ग्राउंडेड रॉ स्पाई एस्पिनॉज फिल्म देख ली है और जिसने बॉक्स ऑफिस पे बॉन्कर्स भी कमाई करी, जिसको देखने के बाद ऑडियंस ने इंट्रोस्पेक्ट किया कि अब तक जो हम स्पाई जॉनरा के नाम पे पठान, टाइगर, वॉर जैसी फिल्म्स देख रहे थे, जहाँ फिल्म्स का एजेंडा सॉफ्ट पाकिस्तान नैरेटिव दिखाना है, जिनमें गूदा ही नहीं कि एक रियलिज्म पे बेस्ड इवेंट्स पे एक स्टोरी पिरोई जाए। पर ना, ऐसा करने पर तो उनकी फिल्म्स पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज़ में बैन हो जाएगी, जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाएंगे। फिर वो कैसे अपने अमन की आशा वाला नैरेटिव अपने सो कॉल्ड एलिट क्रिटिक्स के थ्रू स्प्रेड करवाएंगे, लाइक्स ऑफ अनुपमा चोपड़ा एंड सुचारिता त्यागी। बाय द वे, सुचारिता गिव्स 8 आउट ऑफ 10 टू पठान। से मुझे प्रॉब्लम नहीं है पठान, टाइगर, वॉर जैसी फिल्मों से। मैंने ये फिल्म्स खुद थिएटर पे देखी हैं और इन्जॉय करी हैं। पर मैं इन मूवीज़ को ऐसे देखता हूँ लाइक मिशन इम्पॉसिबल की फिल्म हो गई या जेम्स बॉन्ड टाइप मूवीज़ हो गई, जहाँ मैं इनको और इनके नैरेटिव को इतना सीरियसली नहीं लेता। पर आज जब मैं धुरंधर देखता हूँ तो जहाँ इस सब्जेक्ट की काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी थी कि ये मिसफायर भी हो सकता था जिस स्केल पर ये शूट हुई है, पर ऑडियंस ने आदित्य धर, ज्योति देशपांडे और रणवीर सिंह पर भरोसा दिखाया। और बावजूद इसके कि ये गल्फ कंट्रीज़ और पाकिस्तान में बैन है, इसने 12 दिन में वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और इसी के साथ ये इंडिया की अब तक की फास्टेस्ट 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन गई। और अभी ध्रुव राठी ने धुरंधर 2 पे एक वीडियो बनाई है जिसमें उसने कहा है कि आदित्य धर ने ये फिल्म मोदी भक्ति और राइट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हुए बनाई है और उसमें कैसे डिमोनेटाइजेशन को मास्टर स्ट्रोक बता दिया। तो मेरा उसके रिस्पॉन्स में सिर्फ यही जवाब होगा कि फिल्म में कहीं पे भी डिमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई नहीं करा गया। और भाई, तूने ही तो पद्मावत मूवी के टाइम पे बोला था कि हर फिल्म मेकर की एक आइडियोलॉजी है, एक बिलीफ सिस्टम है, कि जिससे अगर तुम सहमत नहीं होते तो तुम अपनी वीडियो बना लो, तुम अपनी फिल्म बना लो। तो भाई, अगर तू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत नहीं है आदित्य धर के, तो तू अपनी खुद की फिल्म बना ले, तू अपनी बायोपिक बना ले, चुचुंदर द रेज बेटर। क्योंकि जितना तेरी इस वीडियो ने रेज बेट और कम्युनल डिसहार्मनी फैलाई है ना, उतना तो फिल्म की 0.1% कंटेंट में भी नहीं है। आदित्य धर ने 2 मिनट मोदी स्पीचेस को यूज़ क्या कर लिया, इसने तो पूरी फिल्म को प्रोपेगेंडा ही बता दिया। बात करनी थी तो पूरी फिल्म की स्टोरी लाइन पर करता कि कैसे इंडियन स्पाइस ने पाकिस्तान के 12 से ज़्यादा टेररिस्टों को मारा, जिन्होंने ना जाने कितने हिंदुस्तानी मासूम लोगों की जान ले ली। उस पर बंदे का मुंह नहीं खुला और प्रोपेगेंडा बता रहा है। अबे, प्रोपेगेंडा तो तू करता है। तेरी इस वीडियो से तेरा ही प्रोपेगेंडा सामने आ गया कि मतलब तेरे लिए इंडियन स्पाइस ने 12 पाकिस्तान टेररिस्ट मार दिए, वो बड़ा पॉइंट नहीं है। मोदी की स्पीच कैसे दिखा दी 2 मिनट, वो इतना बड़ा पॉइंट हो गया तेरे लिए पूरी वीडियो का। इसके एक रिप्लाई में शान पराशर भाई ने इसकी बढ़िया गुद्दी थपेड़ी एक वीडियो में। यू मस्ट चेक दैट आउट। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि अगर अभी तक आपने ये फिल्म थिएटर में नहीं देखी है तो आप बहुत बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिस कर रहे हैं। और आप सभी के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट, अगर आप अपनी मूवी टिकट्स mocktail.in ऐप से परचेज करते हैं तो आपको सीधा 75 रुपये का कूपन कोड मिलता है और ये डिस्काउंट आपको महीने में 2 बार मिलेगा। तो जाइए mocktail.in ऐप पे अपनी टिकट्स बुक करिए और अपना रिव्यू mocktail.in ऐप पे शेयर कीजिए।
और कल मैं रणवीर सिंह के करियर ग्राफ पे एक डिटेल वीडियो डालूंगा, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि अगली बार आपको मेरे चैनल को सर्च करके ना ढूंढना पड़े, मेरी वीडियो खुद ब खुद आपकी यूट्यूब फीड पे आ जाए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर थॉट्स इन द कॉमेंट्स बिलो।